हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव होता क्या है। तो जो इन्फिनेटिव होता है वह हमेशा जो भी वर्ब होता है वर्ब के पहले टू लगा होता है, जैसे टू रीड, टू प्ले, यानी कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा और वर्ब के पहले हमेशा जो टू लग जाता है वह इन्फिनेटिव होता है। तो अब यह दो या दो से अधिक, यानी इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों सिंपल सेंटेंस है और दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और इसमें हमको प्रयोग करना है इन्फिनेटिव का। तो हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं उसको देखते हैं। तो इसके रूल्स क्या हैं एक एक करके देखते हैं। इसमें मुख्यतः 3 रूल हैं और 3 रूल के यूज से हम उसको इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो पहला जो रूल होता है, तो पहला 2 सेंटेंस दिया होगा और दोनों सेंटेंस को पढ़ने के पश्चात एक सेंटेंस में ऐसा प्रतीत होगा कि वह पर्पज दिखाई देगा। तो अगर पर्पज दिखाई देगा तो हम वहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, और ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। तो आगरा जाने का पर्पज क्या है? तो यहाँ आगरा जाने का पर्पज है कि वह ताजमहल देखेगा। तो इस तरह से 3 रूल हैं। तो तीनों रूल को देखने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। एक एक करके हम रूल को पढ़ते हैं। तो पहला रूल हमारा पर्पज हो गया कि ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, और आगरा जाने का जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वह ताजमहल देखना है। तो जब हम इसको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखिए दोनों जो हमारा सब्जेक्ट है एक ही है, तो यहाँ लिख देंगे ही, और यहाँ जो उद्देश्य शो करने वाला यानी ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था, उसी को हमको इन्फिनेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ लिख देंगे ही और हो जाएगा वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। अब आगरा जाने का पर्पज़ क्या है? तो अब यहाँ देखिए पहले ही यह ही आ चुका है, ही को कैंसिल कर देंगे। इस वांटेड को हम समाप्त करेंगे क्योंकि मुख्य जो वर्ब है यानी फाइनाइट वर्ब एक आ चुका है, दोबारा फाइनाइट वर्ब आने का कोई मतलब नहीं है और इस वांटेड को लगाने का भी कोई किसी तरह का कोई यहाँ उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर सी दिया है उसके पहले से यह देखिए टू जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम अलग से टू जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे टू सी द ताज, ये हो गया। यानी ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। पर्पज़ क्या था? तो पर्पज़ था ताज देखना। तो ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ये हमारा आंसर हुआ। अगला सेंटेंस दिया है कि आई वांट अ नाइफ, मुझे एक नाइफ चाकू चाहिए, और चाकू लेने का उद्देश्य क्या है कि आई शाल कट वेजिटेबल, कि मैं सब्जी काटूंगा। तो अब यहाँ पर भी देखिए उद्देश्य शो कर रहा है कि आई शाल कट वेजिटेबल, कि मैं सब्जी काटूंगा। तो चाकू लेने का उद्देश्य क्या है? सब्जी काटना। दोनों जगह देखिए जो सब्जेक्ट है वह समान है, यहाँ पे भी ऐसे लिखा जाएगा आई वांट अ नाइफ, मुझे एक चाकू चाहिए, और चाकू लेने का उद्देश्य क्या है? तो सब्जी काटना। आई देखिए आ चुका है, आई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब समाप्त हो जाएगा। जो फाइनाइट वर्ब है इसको इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू कट वेजिटेबल, ये हो गया। यानी आई वांट अ नाइफ टू कट वेजिटेबल, कि मुझे चाकू सब्जी काटने के लिए चाहिए, ये इसका आंसर हुआ। अगला सेंटेंस देखिए दिया है कि सी विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगी। सी विल सी हर ब्रदर, और वह अपने भाई से मिलेगी। तो दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या है कि वह अपने भाई से मिलेगी। तो यहाँ पर भी उद्देश्य है अपने भाई से मिलना, इसीलिए वह दिल्ली जा रही है। तो यहाँ जब इसको भी चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा कि शी विल गो टू दिल्ली, कि वह दिल्ली जाएगी। सी पहले ही आ चुका है, सी समाप्त हो जाएगा। यह सहायक क्रिया समाप्त यानी मॉडल है, समाप्त हो जाएगा। और इसको इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टू सी हर ब्रदर, ये हो जाएगा कि शी विल गो टू दिल्ली टू सी हर ब्रदर, कि वह दिल्ली अपने भाई से मिलने के लिए जाएगी। तो यहाँ पे भी उद्देश्य शो कर रहा था।
फिर अगला सेंटेंस देखते हैं कि आई वेंट टू मार्केट, मैं बाज़ार गया। माई ऑब्जेक्ट वाज टू बाई फ्रूट्स, और मेरा उद्देश्य बाज़ार जाने का क्या था, तो सब्जी खरीदना था। तो यहाँ पर भी देखिए पर्पज दिखाई दे रहा, उद्देश्य दिखाई दे रहा है कि बाज़ार क्यों गया, तो बाज़ार गया सब्जी खरीदने के, फ्रूट्स, फल खरीदने के लिए गया है। तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट सेम है, यानी आई, और आई का ही पॉसेसिव केस है, माई ऑब्जेक्ट, मेरा जो उद्देश्य था। तो यहाँ पे भी जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई वेंट टू मार्केट, ये हो गया। मैं बाज़ार गया, किस लिए गया, तो माई ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य बाज़ार जाने का। तो यहाँ पे भी माई ऑब्जेक्ट समाप्त करेंगे, सहायक क्रिया समाप्त करेंगे, टू पहले से दिया हुआ है वहीं से इसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा टू बाई फ्रूट्स, ये हो गया कि आई वेंट टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स, कि मैं बाज़ार फ्रूट खरीदने के लिए गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगले सेंटेंस को देखिए कि ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन और ही सेंट हिम टू अमेरिका, कि ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, और उसने अपने पुत्र को अमेरिका भेज दिया। तो अमेरिका किस लिए भेजा, तो यहाँ देखिए पहले सेंटेंस में उद्देश्य दिया है। तो जो पहला सेंटेंस उद्देश्य का है, हम सेंटेंस को आपस में चेंज कर लेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को पहले ला लेंगे सुविधा के अनुसार, और पहले वाले सेंटेंस को दूसरे स्थान पर ला देंगे। तो अब यहाँ दिया है कि ही सेंट हिम टू अमेरिका, तो यहाँ लिख देंगे ही सेंट, और यहाँ देखिए दिया है हिम, तो हिम किसके लिए आया है, तो दिया है कि ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, यानी अपने पुत्र को अमेरिका भेजा और अपने पुत्र को ही वह शिक्षित करना चाहता था। तो जो हिम आया है हिज सन के लिए आया है, तो यहाँ लिख देंगे हिज सन। अब कहेंगे ऐसा क्यों लिखेंगे, तो जो सन है वह नाउन है, और इस नाउन के लिए यह प्रोनाउन का यूज होता है। तो पहले नाउन यूज होगा उसके बाद प्रोनाउन, तो पहले हम नाउन यूज करेंगे, दोबारा हमको प्रोनाउन यूज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तो इसलिए पहले नाउन का यूज होता है। तो यहाँ हो गया ही सेंट हिज सन, उसने अपने पुत्र को भेजा। कहाँ भेजा, तो दिया है टू अमेरिका, ये है, उसने अपने पुत्र को अमेरिका भेजा। अब अमेरिका भेजने का उद्देश्य क्या है, कि वह उसे एजुकेट करना चाहता था, यानी शिक्षित करना चाहता था। तो देखिए पहले से टू से जुड़ा हुआ है, यहीं से जोड़ देंगे टू एजुकेट। अब फिर यहाँ दिया है हिम या हिज सन, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार यहाँ पर हिज सन आ चुका है, तो हिम या हिज सन पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, वह निरर्थक हो जाएगा। फिर अगले सेंटेंस को देखते हैं, दिया है कि ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम पुरस्कार, पहला पुरस्कार चाहता था, और ही रैन फास्ट, इसलिए वह तेज़ दौड़ा। तो तेज़ दौड़ने का उद्देश्य क्या था, कि वह फर्स्ट प्राइज पाना चाहता था। तो इसलिए अब यहाँ जो ही वांटेड टू, जो हमारा वो उद्देश्य है, पर्पज़ है, वह पहले सेंटेंस में दिया है, तो दूसरे सेंटेंस को उठा के हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ही, और ये हो गया रैन फास्ट, वह तेज़ भागा। अब तेज़ भागने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ लिखेंगे टू गेट फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ हो जाएगा टू गेट द फर्स्ट प्राइज, ये हो गया टू फर्स्ट, और यहाँ हो जाएगा प्राइज। ये आंसर हुआ कि ही रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम पुरस्कार पाने के लिए वह तेज भागा। तो इस तरह से जो हमारा पर्पज़ है, पर्पज़ जब शो करेगा तो इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, और दोनों सेंटेंस हम आपस में चेंज भी कर सकते हैं। और अगला जो सेंटेंस है वह दिया है कि सी वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहती है, और सी विल गो टू इलाहाबाद, और वह इलाहाबाद यानी इलाहाबाद जाएगी। अब इलाहाबाद जाने का उद्देश्य क्या है, तो वह स्टडी करना चाहती है। इस सेंटेंस को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो अब अगला कुछ जो रूल है उसको देखते हैं। तो अब अगला रूल देखते हैं। तो अगला रूल देखने से पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। दिया है कि आई हैड नो मनी और आई कुड नॉट बाई अ डिक्शनरी, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं डिक्शनरी नहीं खरीद पाया। तो अब अगला जो रूल है, अब कब पता करेंगे कि हम इन्फिनेटिव का यूज़ करके उसको दोनों सेंटेंस को जोड़ करके हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं।
तो अब यहाँ ध्यान देना है कि अब अगले सेंटेंस में रीज़न दिखाई दे रहा है। कैसे कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं डिक्शनरी नहीं खरीद पाया। तो डिक्शनरी न खरीद पाने का रीज़न क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अगला जो हमारा पहचानने का तरीका है, तो अगले सेंटेंस में रीज़न दिखाई देगा, यानी जो दूसरा रूल है। पहले रूल में तो पर्पज था कि पर्पज के द्वारा हम पता करते हैं, और दूसरा हमारे दिखाई देगा कि वह रीज़न कि मैं डिक्शनरी क्यों नहीं खरीद पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई पहले ही आया है, यह भी आई आया है, तो आई समाप्त कर देंगे। कुड नाट को समाप्त कर देंगे क्योंकि हैड नाट आ चुका है। अब यहीं पे टू से जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे टू बाई और डिक्शनरी, ये हो गया। तो रीज़न जब दिखाई देगा उस समय भी हम इन्फिनेटिव का यूज करके हम उन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस है कि आई कुड नॉट मीट हिम, जैसे यह दिया है आई कुड नॉट बाई अ डिक्शनरी, आई कुड नॉट मीट हिम, और आई हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। तो मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था किस लिए, उससे मिलने के लिए, यानी मैं उससे नहीं मिल पाया। तो रीज़न क्या था, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। तो अब यहाँ पे भी आई कुड नॉट मीट हिम, आई हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, इसमें कोई भी देखिए जो फाइनाइट वर्ब है नहीं दिया है, तो इसको उठा के पहले करेंगे, इसको उठा के बाद करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि आई हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, ये हो गया आई हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। अब यहाँ कुड नॉट तक समाप्त कर देंगे और यहाँ तक लिख देंगे टू, और ये हो गया मीट, और ये हो गया हिम, कि उससे मिलने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। तो इस तरह से पहला जो रूल हुआ वह पर्पज दिखाई दिया, उद्देश्य दिखाई दिया, और दूसरा हमारा है कि जब रीज़न दिखाई देगा तो उस समय भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ करके दोनों सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगला दिया है कि ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत ही कमज़ोर है, और ही कांट रन फास्ट, वह तेज़ नहीं भाग सकता है। तो अब अगला जो हमारा रूल है वह रूल यह दिखाई देगा कि पहले वाले में कोई न कोई उनकी गुणवत्ता दिखाई दे सकती है या उनकी अक्षमता दिखाई देगी, यानी क्षमता या अक्षमता दिखाई देगी। तो पहले में गुण, दूसरे में अक्षमता या क्षमता दिखाई देगी। तो पहले में गुण अवगुण दोनों हो सकता है, यानी गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, और दूसरे वाले सेंटेंस में क्षमता या अक्षमता हो सकती है। जैसे दिया है कि ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, तो कमज़ोरी उसका दोष है, एक अवगुण हो सकता है। और आई कांट रन फास्ट या ही कांट रन फास्ट, वह तेज़ नहीं दौड़ सकता है। अब किस लिए नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि वह कमज़ोर है। तो यहाँ पे उसकी गुणवत्ता है और यहाँ पर उसकी अक्षमता है कि वह तेज़ नहीं भाग सकता है। तब उसमें हम क्या करेंगे, तो अधिकांशतः पहले वाले सेंटेंस में अधिकता का बोध होता है, वह अवगुण में हो या गुण में हो, और दूसरे वाले में कांट या कुडंट या कैन नॉट या कुड नॉट करके यूज हुआ रहता है। अब यहाँ जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो गया ही इज़, और इस वेरी को टू में चेंज कर देंगे, TOO जो एडवर्ब होता है, चूँकि वेरी भी एडवर्ब होता है लेकिन यहाँ पे TOO एडवर्ब में चेंज करेंगे, और इस वीक को जैसे है वैसे लिख देंगे, ही इज़ टू वीक। अब ही पहले ही आ चुका है, इस कांट को समाप्त कर देंगे। अब कहेंगे कि इसमें चूँकि नॉट है या नहीं है, तो इसमें से नॉट हम क्यों हटा रहे हैं, तो चूँकि जब भी टू आता है तो इस टू में इस नॉट का चूँकि इतनी अधिकता होगी कि इसमें पता चल जाएगा कि वह नेगेटिव सेंस देता है। जैसे ही इज़ टू वीक, अब यहाँ पे जैसे ही वर्ब आएगा उसके पहले टू लगा करके इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ हो गया टू रन फास्ट, कि ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो है वह बहुत कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं सकता है, और यहाँ पे हो गया वह दौड़ने में अत्यधिक कमज़ोर है, यानी ही इज़ टू वीक, वह अत्यधिक कमज़ोर है, टू रन फास्ट तेज़ दौड़ने में, तो तेज़ दौड़ने में वह बड़ा कमज़ोर है, सेंस वही निकल रहा है, नेगेटिव सेंस देगा। फिर अगले सेंटेंस को भी देखते हैं। दिया है कि शी इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत ही बूढ़ी है, शी कांट वॉक प्रॉपरली,
और वह प्रॉपरली यानी ठीक से चल नहीं सकती है। तो यहाँ पर भी देखिए उनके दोष को दे रहा है कि वह बहुत ही एक अवस्था दे रहा है और उस अवस्था में उनके बुढ़ापा को दर्शा रहा है। तो तेज न चल पाने का या उचित तरह से न चल पाने की जो दोष है वह उनका बुढ़ापा है। तो इसलिए यहाँ बुढ़ापा, अत्यधिक बुढ़ापा है और यहाँ कांट करके दिया हुआ है कि वह ठीक से चल नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है कि सी इज़, इस वेरी को टू में चेंज कर देना है और इस ओल्ड को लिख देना है और सी कांट को समाप्त करके टू से जोड़ देना है, टू, और ये हो जाएगा वाक और ये हो गया प्रॉपरली। ये हमारा आंसर हुआ कि सी इज़ टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली, कि वह ठीक से चल पाने में अत्यधिक बूढ़ी हैं। तो इस तरह से इसका यह सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नन कैन सॉल्व इट। यह प्रश्न बहुत ही कठिन है और इसको कोई हल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए दे रहा है कि वेरी डिफ़िकल्ट और यहाँ पे दे रहा है कि नन कैन, यानी वन कांट दे रहा है, यानी नन कैन। वही सेंटेंस दे रहा है उसी तरह का, वेरी, यहाँ भी वेरी और कांट करके दे रहा है। तो इसको भी जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दिस क्वेश्चन, ये हो गया इज, और इस वेरी को एडवर्ब टू में चेंज करोगे और डिफ़िकल्ट जैसे वैसे लिखोगे, ये हो गया। और उसके बाद जहाँ भी वर्ब आएगा यहाँ से नन को हटा दोगे, यानी कोई नहीं हल कर सकता, बाकी कोई है नहीं। या अक्सर इस तरह का जो भी होगा इंडिफिनिट प्रोनाउन देगा। तो उसके बाद टू से जोड़ो और उसके बाद कर दो सॉल्व, और इट लगाना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि इट इस क्वेश्चन के लिए आया है। तो फिर इस इट को लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं तक हो जाएगा कि दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, ये आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले सेंटेंस को देखते हैं कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसी तरह का यह भी दिया है कि यह प्रश्न बहुत ही जटिल है और आई कैन नॉट सॉल्व। अब ऐसा देने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर देखिए हम इंडिफिनिट प्रोनाउन दिए हुए थे, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन दिया गया है। तो अब इसको भी ऐसे ही चेंज करना है क्योंकि वेरी कॉम्प्लिकेटेड और यहाँ पर भी कैन नॉट दिया है। तो इसको भी हम जब चेंज करेंगे तो वही लगना है कि दिस क्वेश्चन, ये हो गया दिस क्वेश्चन, और उसके बाद जैसे इज है उस इज को लिख देंगे, वेरी को टू में चेंज कर देंगे और कॉम्प्लिकेटेड जैसे है वैसे लिख देंगे, ये हो गया। अब यहाँ देखना है चूँकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्वेश्चन दे रहा है, तो दो सब्जेक्ट एक साथ लग नहीं सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अलग, अगर इस तरह से दोनों जो सब्जेक्ट अलग अलग आएंगे तो यह जो दूसरा सब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह मी होता है, मी लिख देंगे और उसके केवल पहले हमको फॉर का प्रयोग कर देना है। ये आपको ध्यान देना है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होने पर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दोगे आप और उसके पहले फॉर का प्रयोग करोगे और उसके बाद कांट हट के केवल हो जाएगा टू सॉल्व। तो इस प्रकार से हो गया दिस क्वेश्चन इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू सॉल्व, कि यह प्रश्न मेरे लिए हल करने में बहुत ही जटिल है, मतलब यह बहुत ही जटिल है और इसे मैं हल नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये तीन रूल हुए कि सबसे पहले पर्पज दिखाई दे रहा है, उद्देश्य किसी भी कार्य करने का, दूसरा रीजन दिखाई दे रहा है और तीसरा में पहले सेंटेंस में अपनी गुण या अवगुण दिखाई दे रहा है और दूसरे वाले में क्षमता या अक्षमता करके दिखाई दे रहा है, कैपेसिटी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो हमारा यह इन्फिनेटिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस में जोड़ने का जो सिलसिला है वह समाप्त होता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।